कैसे हैं प्यारे दोस्तों आप सभी का मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय चल रहा है दोस्तों, जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 75 क्वेश्चनों को डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उन सभी के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे दोस्तों, उतना आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँचते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक का अच्छे से डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही है दोस्तों, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज उसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। प्रश्न क्या है, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन है अलीगढ़, सी ऑप्शन है आगरा और डी ऑप्शन है आजमगढ़। तो सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़। बहुत ही अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों का डिस्कशन करता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के जिस जिले में स्थित है वो है आगरा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले जिसे संरक्षित जैवमंडल का हिस्सा है कहाँ है। बात समझिए दोस्तों, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस संरक्षित जैवमंडल का हिस्सा हैं। आपको इसका उत्तर देना है। आपके ऑप्शन है सिमलीपाल, दूसरा कोल्ड डेजर्ट, सी ऑप्शन है नंदा देवी और डी ऑप्शन है नोकरेक। तो चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले जो हैं ये किस संरक्षित जैवमंडल का हिस्सा हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए। पहला सिमलीपाल, दूसरा है कोल्ड डेजर्ट, सी ऑप्शन है नंदा देवी और डी ऑप्शन है नोकरेक। दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर देने का ज़रूर प्रयास किया करिए, इससे आप ये जान पाएंगे कि कितने सही प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि जब आप बहुत सारे प्रश्नों को लगाते हैं दोस्तों, तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो चुकते हैं और आप उस समय में जो आपको टाइम मिलता है एग्ज़ाम हॉल में, उसमें कम समय में आप ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया करिए। तो चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस संरक्षित जैवमंडल का हिस्सा हैं। तो ये जिस जैवमंडल का हिस्सा है वो है नंदा देवी। तो ये ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का हिस्सा है। बस में दोस्तों, प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का हिस्सा है। पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, बी ऑप्शन है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, सी ऑप्शन है कैमर वन्यजीव अभयारण्य और डी ऑप्शन है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का हिस्सा है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जो वन्यजीव अभयारण्य एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का हिस्सा है उसके बारे में आपको बताना है, तो वो होगा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महू आंडार में भेड़ियों के संरक्षण में किस आदिवासी विश्वास प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। बात समझ में दोस्तों, प्रश्न है कि महू आंडार में भेड़ियों के संरक्षण में किस आदिवासी विश्वास प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला है सनातन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है सरना धर्म और डी ऑप्शन है जैन धर्म। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महू आंडार में भेड़ियों के संरक्षण में किस आदिवासी विश्वास प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीट्रिपलएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे के किसी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों अगर आप समंदर की चाह रखते हैं तो आप यहाँ यकीन मानिए कि आपको छोटा चीज़ ज़रूर मिलेगा। जब आप बड़ी चीज़ों की तैयारी करते हैं तो छोटी चीज़ें आपको जल्दी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो महू आंडार में भेड़ियों के संरक्षण में किस आदिवासी विश्वास प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये सरना धर्म की। किसकी? सरना धर्म की। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ये रहा आपका प्रश्न और आपके ऑप्शन। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो निम्नलिखित में से जिसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है वो है ओजोन। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ई इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास या धारणीय विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है। बात समझ में आई दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास या धारणीय विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन है SDG 4, दूसरा ऑप्शन है SDG 7, सी ऑप्शन है SDG 6 और डी ऑप्शन है SDG 5। तो फटाफट से दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। कौन सा इसका सही उत्तर होगा। जो धारणीय विकास लक्ष्य है या फिर सतत विकास लक्ष्य है जो सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है। तो ये होगा दोस्तों SDG 6। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है ओजोन परत का संरक्षण, दूसरा है जैव विविधता संरक्षण, सी ऑप्शन है वैश्विक तापमान और डी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। बस समझ में आई दोस्तों। प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। पहला ऑप्शन है ओजोन परत का संरक्षण है, दूसरा जैव विविधता का संरक्षण, सी ऑप्शन है वैश्विक तापमान और डी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको इसका उत्तर देना है। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य होता है प्यारे दोस्तों वो होता है ओजोन परत का क्या होता है, ओजोन परत का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, वैश्विक तापमान या जलवायु परिवर्तन। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पहले दोस्तों आपका ओजोन परत का संरक्षण। क्या होता है, ओजोन परत का संरक्षण। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है। बस में दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन है पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान।
तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को, या फिर मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान को, या फिर मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान को, या चौथा है पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को। तो दोस्तों जिस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है वो है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लवण एक बार भूमिगत जल प्रणाली में प्रवेश करने के बाद हटाया नहीं जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लवण है जो एक बार अगर भूमिगत जल में मिल गया तो उसे हटाया नहीं जा सकता है? पहला है सल्फेट्स, दूसरा है कार्बोनेट्स, सी ऑप्शन है नाइट्रेट्स और डी ऑप्शन है फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जो एक बार भूमिगत जल प्रणाली में प्रवेश करने के बाद हटाया नहीं जा सकता है? तो दोस्तों जो लवण एक बार अगर भूमिगत जल प्रणाली में मिल जाता है तो उसे हटाया नहीं जा सकता, वो है नाइट्रेट्स। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझिए दोस्तों, कौन सा? नाइट्रेट्स। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक जेट का हानिकारक प्रभाव क्या है? सुपरसोनिक जेट का हानिकारक प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है ओजोन परत का विनाश, बी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, सी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र का टूटना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सुपरसोनिक जेट का हानिकारक प्रभाव क्या है? तो दोस्तों सुपरसोनिक जेट का हानिकारक प्रभाव जो है वो ओजोन परत का विनाश, ध्वनि प्रदूषण और तंत्रिका तंत्र का टूटना, ये तीनों है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है। पहला कथन है कि प्राथमिक उत्पादक मूल रूप से हरे पौधे हैं। दूसरा है वे सरल अकार्बनिक कच्चे माल से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं। तीसरा कथन है कि प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनुपस्थित होते हैं। तो सही कूट से चयन करना है। तो जब तक आप कथन का चयन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कूट से कैसे उत्तर चयन करेंगे? तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि प्राथमिक उत्पादों के बारे में कौन सा कथन सही है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, प्राथमिक उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। तो पहला प्राथमिक उत्पादक मूल रूप से हरे पौधे हैं, बिल्कुल सही है। वे सरल अकार्बनिक कच्चे माल से कार्बोहाइड्रेट्स का संरक्षण करते हैं, ये भी सही है। प्राथमिक उत्पादक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनुपस्थित है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा देखते हैं कौन से ऑप्शन पे। तो दोस्तों पहला और दूसरा ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो दो या अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के जंक्शन के क्षेत्र को संदर्भित करता है? कौन सा शब्द है जो दो या अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के जंक्शन के क्षेत्र को संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है बायोम, बी ऑप्शन है इकोटोन, सी ऑप्शन है बायोस्फीयर और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के जंक्शन के क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है इकोटोन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर तक ऊर्जा के जो प्रवाह है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है जिससे ऊर्जा का स्तर पहले ट्रॉफिक स्तर से ऊपर की ओर घटता है। दूसरा कह रहा है कि आमतौर पर 4 या 5 ट्रॉफिक स्तर होते हैं और शायद ही कभी 6 से अधिक होते हैं, क्योंकि इससे आगे किसी भी जीत को सहारा देने के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। जी होगा दोस्तों। इससे आगे किसी भी जीव को सहारा देने के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है
जिससे ऊर्जा का स्तर पहले ट्रॉपिक स्तर से ऊपर की ओर घटता है, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, आमतौर पर 4 या 5 ट्रॉपिक स्तर होते हैं और शायद ही कभी 6 से अधिक होते हैं, क्योंकि इससे आगे किसी भी जीव को सहारा देने के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, इसकी जो विशेषता होती है वो उत्पादकता में कमी होती है। दूसरा है, इसमें भंडारणों से पोषक तत्वों का स्थानांतरण शामिल है। तीसरा है, आवास विकास में वृद्धि के साथ जीवों की विविधता में वृद्धि हुई है। चौथा है, इससे खाद्य जाल की जटिलता में धीरे धीरे कमी आती है। तो उत्तराधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और इसका उत्तर देना। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसकी विशेषता उत्पादकता में कमी है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भंडारणों से पोषक तत्वों का स्थानांतरण शामिल है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, आवास विकास में वृद्धि के साथ जीवों की विविधता में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोरल रीफ्स के लिए विकास की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कोरल रीफ्स के लिए विकास की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पहला है, पानी का जो तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा कथन है कि औसत दमड़ता 27% से 40% के बीच होनी चाहिए। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो पहले कथन देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अगर बात की जाए कोरल रीफ्स के लिए विकास की स्थिति के बारे में, आइए देखते हैं। तो पानी का जो तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला है, औसत जो लवणता है वो 27% से 40% के बीच होनी चाहिए, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही है, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पैनिक्स निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? पहला है गोरिल्ला, बी ऑप्शन है चिंपैंजी, सी ऑप्शन है बोनोबो और डी ऑप्शन है ओरंगुटान। फटाफट से बताइए, पैनिस्कस निम्नलिखित में से किसका जैविक नाम है? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैनिक्स निम्नलिखित में से किसका जैविक नाम है? तो ये है बोनोबो। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि टेनकिन स्नब नोज्ड बंदर निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थानिक प्रजाति है? टोनकिन स्नब नोज्ड बंदर निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थानिक प्रजाति है? पहला ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है फिलीपींस और डी ऑप्शन है लाओस। फटाफट से उत्तर दीजिए। टोनकिन स्नब नोज्ड बंदर निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थानिक प्रजाति है? तो दोस्तों ये जिस स्थान की स्नातक प्रजाति मानी जाती है वो है फिलीपींस। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि से मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है? पहला है मृत केंचुओं को हटाना, दूसरा है मृत केंचुओं को डालना, सी ऑप्शन है जीवित केंचुओं को डालना और डी ऑप्शन है जीवित केंचुओं को निकालना और मृत केंचुओं को डालना। तो निम्नलिखित में से किस विधि से मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है? तो दोस्तों जिस विधि से मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जाता है या किया जा सकता है वो है जीवित केंचुओं को डालना। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि समुदायों के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि प्रमुख समुदाय बड़े आकार के सुव्यवस्थित अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं और सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। दूसरा है छोटे समुदाय पड़ोसी समुदाय पर निर्भर होते हैं और उन्हें अक्सर समाज कहा जाता है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कौन सा कथन सही है।
तो दोस्तों पहला तो बिल्कुल सही है कि प्रमुख समुदाय बड़े आकार के सुव्यवस्थित अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं, सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। दूसरा भी सही है कि छोटे समुदाय पड़ोसी समुदाय पर निर्भर होते हैं और उन्हें अक्सर समाज कहा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला दूसरा कौन से ऑप्शन पे। तो पहला दूसरा ऑप्शन दे रहा है सी पे, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो है जैव भू रासायनिक चक्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैव भू रासायनिक चक्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है तत्व या खनिज पोषक तत्व हमेशा निर्जीव से सजीव और वापस निर्जीव घटकों में संचलन में रहते हैं। दूसरा है सजीव जगत ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के संचलन पर निर्भर है जो पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से होता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों तत्व या खनिज पोषक तत्व हमेशा निर्जीव से सजीव और फिर वापस निर्जीव घटकों में संचलन में रहते हैं, कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सजीव जगत ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के संचलन पर निर्भर है, ये भी कथन सही है। तो पहला दूसरा देखते हैं कौन से ऑप्शन पे। तो ये ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियाँ ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। पहला है एशियाई आइबेकस, दूसरा है शेर पूंछ वाला मैकॉक, तीसरा है काली गर्दन वाला क्रेन और चौथा है हिम तेंदुआ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियाँ ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों जो प्रजातियां ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती हैं उसको देखते हैं। एशियाई आइबेक्स ये बिल्कुल रेगिस्तानी के क्षेत्र में पाई जाती है, ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में। और शेर पूंछ वाला मैकॉक भी ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। हिम तेंदुआ पाया जाता है, लेकिन काली गर्दन वाला क्रेन नहीं पाया जाता है। तो पहला दूसरा और चौथा होना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे। दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा और चौथा, और तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा, और डी ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, जो कि कथन पहला सही है, दूसरा सही, चौथा सही है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है वे बढ़ते मौसम के दौरान कम से कम 7 दिनों तक पानी से ढके रहते हैं या जलमग्न मिट्टी होती है। दूसरा पौधों ने जल भराव की स्थितियों को अपना लिया है। तीसरा है मिट्टी हाइड्रिक है, इसलिए कुछ पौधों के लिए पर्याप्त टू उपलब्ध नहीं है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, कौन सी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों पहला तो सही है कि वे बढ़ते मौसम के दौरान कम से कम 7 दिनों तक पानी से ढके रहते हैं और जलमग्न मिट्टी में रहते हैं। दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि पौधे में जलभराव की स्थिति को अपना रही है, गलत है। तीसरा मिट्टी हाइड्रिक होती है, इसलिए कुछ पौधों के लिए पर्याप्त जीव उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा देखते कौन से ऑप्शन दिए। ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसा लगता है कि ये गलत है, एक बार फिर से अच्छे से इसको पढ़ते हैं। आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। पहला तो ये बिल्कुल सही है कि वे बढ़ते मौसम के दौरान कम से कम 7 दिनों तक पानी से ढके रहते हैं और जलमग्न मिट्टी में रहते हैं। दूसरा पौधों ने जलभराव की स्थितियों को अपना लिया है, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि पौधों की बात की जा रही है ना कि पौधों ने जलभराव की स्थिति को अपना लिया है। तीसरा है मिट्टी हाइड्रिक होती है, इसलिए कुछ पौधों के लिए पर्याप्त जीरो उपलब्ध नहीं है। तो ये तीनों सही होंगे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखते हैं कौन डी पे दे रहा है कि सी पे दे। पहला दूसरा तीसरा सही है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न अगला प्रश्न दोस्तों कि रामसर सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि कन्वेंशन में शामिल होने के समय प्रत्येक अनुबंध पक्ष रामसर सूची में शामिल होने के लिए कम से कम एक साइट को नामित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि रामसर सूची में किसी साइट को शामिल करने से उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की प्रतिष्ठा मिलती है, बिल्कुल सही है। पहला दूसरा कौन से ऑप्शन पे दे दोस्तों, ये ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को नेग्लियानो और वाल्डोबिया डेने के प्रोसेस्को हिल्स निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा स्पेन, तीसरा इटली, चौथा जर्मनी।
ऑप्शन में दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कोनेग्लियानो और वाल्डो बियाडेने के प्रोसेस्को हिल्स ये किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संवैधानिक स्वीकृति दी गई है? पहला है 42वें, दूसरा 44वें, तीसरा 72 और तीसरा 73 में। फटाफट से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में किस संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संवैधानिक स्वीकृति दी गई? तो ये 42वें होगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे विजिटर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने की। तो इसी जुनून के साथ प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। विश यू ऑल द